तो हेलो बच्चों, आप लोगों का युवा किरण चैनल पर स्वागत है। जूझ हम लोग पढ़ रहे थे, तो जूझ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ आज। पेज नंबर 26, लास्ट पैरा। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? मैंने उसका जो पिता है बच्चे का, वो क्या क्या उसके साथ में अब रख रहा है कि ये सब मंजूर है, तो तभी तुम्हें पाठशाला जाने मिलेगा। ढोर चराना मीन्स गाय चराना, जानवर को चराने ले जाना करना पड़ेगा। तो बच्चा बोलता है कि हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ। कि नहीं, तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। तो उसे डांट रहा है, उसका मन नहीं है, लेकिन दत्ताजी राव का बात को टाल भी नहीं सकता है, तो इसीलिए वो इसको इतना सुना रहा है। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। बच्चा मतलब मेहनती है, खेत पर भी काम कर रहा है, उसका सीधे वहाँ से पाठशाला जा रहा है, पाठशाला से सीधे फिर खेत पर जा रहा है, लेकिन जैसे भी उसका पढ़ाई न छुड़वाया जाए, वो यही चाहता है। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। मैंने 5वीं में पास नहीं किया है, तो फिर से वो क्लास स्टार्ट किया है, तो उसी क्लास में फिर से वो बैठ रहा है। और 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मैंने सारे बच्चे तो पास करके आगे क्लास में चले गए थे, तो वो किसी को क्लास में अपने पहचान नहीं रहा था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के, और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। तो ये क्या करता है बच्चा? ये देखता है मेरे बराबर वाले, मेरे साथ वाले तो आगे क्लास में चले गए हैं, अब मुझे इन छोटे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसे खराब लग रहा है, लेकिन वो हर चीज करने को तैयार है। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। मैंने कपड़े का बना हुआ बैग है, उसमें रखकर सब वो पुराना वाला सब उठा लाया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। इतिहास में पूरा गठरी मुठरी लेकर के अपना पुराना कॉपी किताब का वो बैठा हुआ था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है, या गलती से इस कक्षा में आप बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चहवाड़ के लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। चहवाड़ के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा, मैंने मजाक उड़ाने के स्वर में पूछा।
मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालू गड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। बेचारा गमछा धोती पहन करके ये विद्यालय में पाठशाला में बैठा है। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गमछा मीन्स होता है पतले कपड़े का बना हुआ तौलिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगा। वो डर गया कि मास्टर उससे वो अब डांटेंगे कि यहाँ पर किसका गमछा है और यहाँ क्या हो कर रहा है ये। रणनौरे मास्टर कक्षा में आए। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्हें पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। वो बताता है वो डरता नहीं है किसी से, वो साफ बोल देता है। यह चौहाड़ का बच्चा बिना बात के उठा पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। पीछे धोती खोस के पहना जाता है, उसी को काछा मारना या काछ बोला जाता है। तो उस लड़के ने 2 बार उसकी खोल दी थी कि ये धोती पहन के क्लास में आया है। तो उसको उस बच्चे को भी अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसके साथ में मजाक करता है। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं, तो पीट करके बैठ गया कि अब कैसे वो निकालेगा। वो भी बुद्धि लगाता है अपना। खिलौनों के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो भी मुझसे भी कमज़ोर हैं। वे क्या मदद करेंगे? सोच रहा है कोई मेरा दोस्त बना ले ऐसा तगड़ा जो मेरा मदद कर सके, तो वो ऐसा सोच रहा है। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसे लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। 8 दिन तक पहले वो बेचारा जो पहन के पहले दिन गया था वही पहन कर जाता रहा, फिर अपना नया कपड़ा बनवाता है माँ से ज़बरदस्ती करके। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे। पहले ही इस तरह का मास्टर लोग बच्चों के साथ में ले पकड़ करके पिटाई उटाई कर देते थे, लेकिन घर के लोग गार्जियन लोग उसको बुरा भी नहीं मानते थे कि इतना जोर, लेकिन वो नहीं मारते थे कि कुछ नुकसान हो। तो ये उन लोगों को छूट था उस समय। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का भूख भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी
मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझाते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। मैंने थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो गणित के मास्टर हैं, तो ये नहीं है कि जिसको नहीं आ रहा उसे समझाएंगे नहीं, समझाते ज़रूर थे वो। जो बनारसी करता था उसको ही पिटाई, उसका ही पिटाई होता था। आगे, बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा नहीं निकलते थे, उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा। उसे लगा कि मैं बड़ा हूँ तो कक्षा अध्यापक को मुझे मॉनिटर बनाना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा ज़्यादा होशियार था इसलिए उसे बनाया गया था। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए, है ना, कि 2 साल मैं इस कक्षा में हूँ, तो ये मुझे बात याद रखना चाहिए और मुझे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब धीरे धीरे कक्षा में इसका धाक जम रहा है। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। न वह सौंद लगे कर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। मतलब पूरा रस लेकर के, पूरा समझा करके वो अच्छे से पढ़ाते थे, सुर ताल के साथ। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बा भा बोरकर, भा रा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के स्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। यानी जो लेखक है छोटा बच्चा, वो बहुत तन्मय होकर, बहुत ध्यान से किस तरह से कविता किया जाता है, बहुत आश्चर्य से उन्हें देखता था और उनसे सीखने की पूरी कोशिश करता था। आगे, सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था।
क्यारियाँ पानी से कब की भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। वो मैंने इतना मगन हो जाता था, उसे होश भी नहीं रहता था कि क्या काम करना है। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। मैं अपने आप से भी वो लिखने की कोशिश करने लगा। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी। मैंने अकेले है तो कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, तो उसे अकेलापन अब अच्छा लग रहा है। वो खुल करके गा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अकेला, उसे अब फील ही नहीं होता था। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अंत में काडेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसरीते पाढ़री गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने पर आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाती नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उसके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही नहीं लगने लगे थे। मैंने वो सोचा था कि ये लोग हम लोगों से अलग लोग होते हैं, लेकिन जब वो सामने मिला है उनके साथ में, अब वो भी कविता लिखने लगा है, तो उसे लगता है अब हमारे जैसे ही इंसान है ये लोग भी। खुद सौंद लगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। उनके घर में एक मालती का बेल लगा था, तो उस पर ही मास्टर जी ने कविता लिख दिया था। अब इसे भी लगता है, बच्चे को भी, कि मेरे आसपास की चीज़ों पर ही कविता लिखी जा सकती है। वह कविता और लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसी कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब उसको जो मन में कविता बना वो तुरंत लिख करके एक बार दोहरा लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत ही मेहनत किया है ये बच्चा ने। इस कहानी का पूरा उद्देश्य ही है ये बच्चों को एक सीख देना कि यदि कोई कुछ करना चाहे तो किसी भी हालत में वो संभव है, कर सकता है। हार नहीं मानना होगा, उसमें पूरी लगन के साथ में यदि कोई लगता है तो ये जरूर पूरा होता है। आगे, बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है,
छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंद लगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। वो गांव का भाषा बोलता होगा, लेकिन अब स्कूल जा रहा है, मास्टर के साथ रह रहा है, तो मराठी भाषा पे उसका अच्छा कमांड होने लगा था। उसे लिखते समय में बहुत सचेत रहता, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो ये एक मराठी में लिखा हुआ उपन्यास है, जिसका कि अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर जी ने। ओके, तो बच्चों आज ये जूस चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।